अपर्णा, ये सीट हमारी है, उठो और पीछे जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं पहले आई हूँ, इसलिए ये सीट मेरी है। तुम जैसे लोग तो हमेशा पीछे बैठती हैं, क्योंकि तुम गरीब हो, काली कलूटी कहीं की। महक और खुशी जबरदस्ती अपर्णा को धक्का मारकर गिरा देती है और उसका बैग भी नीचे गिरा देती है। अपर्णा चुपचाप अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी क्लास टीचर वहाँ पर आती है। बच्चों, 15 अगस्त को हम एक एनुअल फंक्शन कर रही हैं। सभी को तिरंगे के रंग में तैयार होकर आना है। अपनी ड्रेस की तैयारी कर लो। जी मैम। टीचर के जाने के बाद बच्चे खुशी से आपस में बातें करने लगते हैं। मैं तो एक खास तिरंगा लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरी मम्मी ने डिजाइनर से बनवाया है। मैंने भी नई साड़ी ली है। तुम क्या पहनने वाली हो अपर्णा? खुशी फिर से बीच में बोल पड़ती है। अपर्णा क्या ही तिरंगा ड्रेस पहनेगी? उसकी मम्मी तो मुश्किलों से उसे यूनिफॉर्म दिला पाती है। और ये भी तो देखो, इस पर कोई ड्रेस जचेगी भी? काली सी है, जैसे कोई कोयला। काली कलूटी, ऊपर से गरीब। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अपर्णा चुपचाप सब सहती है। स्कूल खत्म होने पर वो उदास होकर अपने घर आती है। उसकी माँ साधना, जो सिलाई कर रही थी, उसे उदास देख उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? अपर्णा रोते हुए अपनी माँ को सब बताती है। माँ, क्लास के सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेरा रंग काला है और मैं गरीब हूँ और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। और माँ, टीचर ने कहा है 15 अगस्त को सब नई ड्रेस पहनेंगे, पर माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छी ड्रेस ना ही अच्छे कपड़े। साधना की आंखें भर आती हैं और वो अपनी गरीबी पर बहुत पछताती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को दिलासा देती है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरे दिन साधना अपने ग्राहक के घर कपड़े देने जाती है। रमा बहन जी, मेरी बेटी के स्कूल में 15 अगस्त को एक बड़ा फंक्शन हो रहा है। मेरी बेटी को तिरंगे वाली ड्रेस चाहिए, पर मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। आप मुझे कुछ एडवांस दे सकती हैं क्या? साधना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। साधना निराश होकर वापस घर लौटती है। घर आते ही अपर्णा फिर पूछती है। माँ, अब तो 15 अगस्त बस 2 दिन दूर है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्या मैं ऐसे ही जाऊंगी? साधना अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपनी बेटी को गले लगाती है। नहीं बेटा, तू उदास मत हो, मैं कुछ करूँगी, मुझे बस थोड़ा सा समय और चाहिए। उस रात साधना सोई नहीं, बल्कि ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही और कुछ सोचने की कोशिश करती है कि अचानक उसकी नजर घर के एक कोने में रखे पुराने सफेद कपड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और सोचने लगती है, इससे तिरंगे की ड्रेस बन सकती है, मैं इसे रंग लगाकर सजा दूंगी, शायद ये ही एक रास्ता है। वो अगले दिन जंगल से रंग लाने निकल पड़ती है। नारंगी और हरे रंग के फूलों को चुनती है, पत्तियों से वो हरा रंग बनाती है, फिर वो सफेद कपड़े को उन रंगों से रंगती है और रात भर मेहनत करके अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत तिरंगा लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। 15 अगस्त की सुबह साधना लहंगा लेकर अपर्णा के पास जाती है। अपर्णा, ये देख, मैंने तेरे लिए तिरंगा लहंगा बना दिया है, इसे पहनकर देख कैसा लग रहा है। अपर्णा खुशी खुशी लहंगा पहनती है। लहंगा पहनते ही
वो खुद को आईने में देखती है और उसकी आँखें चमक उठती हैं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास ऐसा लहंगा होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जैसे ही अपर्णा लहंगा पहनती है, उसमें एक जादुई चमक आ जाती है। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अब उसके चेहरे पर दिखने लगती है। स्कूल में अपर्णा जब लहंगा पहनकर पहुंचती है, तो सबकी नजरें उसी पर ठहर जाती हैं। ये क्या? ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ, इतनी प्यारी कैसे लग रही है ये? अपर्णा का आत्मविश्वास अब और भी बढ़ गया था। वो स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस देती है। उसकी ड्रेस, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास सभी को प्रभावित करता है। आखिर में उसे बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलता है। घर लौटते ही अपर्णा खुश होकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे बेस्ट डांसर का प्राइज मिला है। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। कोई भी अब मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब मेरे लहंगे को देखकर हैरान थे। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। मुझे पता था बेटा, जब इंसान में आत्मविश्वास हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये तिरंगा लहंगा सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये तेरा हौसला है। अब साधना को इस तरह के लहंगे सिलने के बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं, जिसे वो पूरे जी जान से पूरा करती है। फिर उनकी जिंदगी में काफी बदलाव होती हैं। साधना और अपर्णा दोनों समझ गई थी कि असली खूबसूरती और ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। दोनों माँ बेटी की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। गरीबी तो थी, लेकिन अब उनके पास हिम्मत और हौसला भी था, जिससे वो हर मुश्किल को पार कर सके। गांव की धूल भरी सड़क पर शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और घरों से दियों की रोशनी झलकने लगी थी। छोटे से कच्चे मकान के बाहर एक गरीब लड़की बैठी थी, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उसकी गरीबी उसे जमीन से बांधे हुए थी। उसका नाम राधा था। वो एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसके पिता रामलाल गांव के खेतों पर मजदूरी किया करते थे और उसकी माँ सावित्री घर का काम काज देखती थी। राधा गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी और वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों के रास्ते में हमेशा खड़ी हो जाती थी। इस साल स्वतंत्र दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम होगा। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, पर मेरे पास तो वही पुराने कपड़े हैं। काश मेरे पास भी कुछ नया होता, जैसे कि तिरंगे के रंगों का लहंगा, जैसे फिल्मों में दिखते हैं। राधा ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, मानो अपनी किस्मत से कुछ मांग रही हो। वो जानती थी कि उसकी माँ और पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे नया लहंगा दिला सके, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी। राधा बेटा, क्या सोच रही है? आजा, खाना खा ले। राधा अंदर आई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी माँ उसे देखते ही समझ गई कि वो कुछ परेशान है। क्या बात है बेटा, इतनी चुप क्यों है? माँ, इस बार स्कूल में स्वतंत्र दिवस का बड़ा कार्यक्रम है। सब कह रहे हैं कि हमें कुछ खास पहनना चाहिए, पर मेरे पास तो पुराने कपड़े ही हैं। मैं क्या करूँ माँ? माँ ने उसकी बात सुनी और उसके दिल का दर्द समझा, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो नए कपड़े खरीद सके। बेटा, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि तेरे लिए कुछ नया बना सके। तेरे पिताजी जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। राधा अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं,
लेकिन हालात कभी उनका साथ नहीं देते। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेली सुमन उसे देखकर खुश थी। राधा, तुझे पता है मैं तिरंगे वाला लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए खास बनवाया है। तू क्या पहनने वाली है? मैं क्या पहनूं? मेरे पास नया कुछ नहीं है। शायद कुछ पुराना ही पहन लूं। सुमन ने उसकी उदासी भांप ली और उसे एक सुझाव दिया। अरे, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी माँ की पुरानी साड़ी को किसी अच्छे दर्जी से लहंगे में बदलवा ले। तुझे तो पता है ना, मोहल्ले की दीदी पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बना देती है। उनसे बात कर, शायद वो तेरी मदद कर दे। राधा को ये सुझाव ठीक लगा। अगले ही दिन वो दीदी के घर पहुंची। दीदी पुराने कपड़ों को नए रूप में बदलने के लिए मशहूर थी। दीदी, मेरे पास एक पुरानी साड़ी है, क्या आप इसे लहंगे में बदल सकती हैं? और अगर हो सके तो इसमें तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल कर दें। दीदी ने साड़ी को ध्यान से देखा और राधा के मासूम चेहरे पर नजर डाली। अच्छा, तू ये क्यों चाहती है? इस तिरंगे वाले लहंगे का क्या खास मकसद है? दीदी, इस बार हमारे स्कूल में स्वतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तिरंगे वाले लहंगे में जाऊँ, ताकि मुझे भी गर्व महसूस हो कि मैं भी इस देश की बेटी हूँ। दीदी की आंखों में प्यार और अपनापन उमड़ आया। उन्होंने साड़ी को उठाया और वादा किया कि वो उसे एक सुंदर लहंगे में बदल देंगी। राधा का दिल उम्मीदों से भर गया। फिर अगले कुछ दिनों तक राधा दीदी के घर जाकर देखती रही कि लहंगा कैसा बन रहा है। दीदी ने सफेद, हरे और केसरिया रंगों से एक सुंदर लहंगा तैयार किया। जब लहंगा तैयार हुआ तो राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा राधा, तेरा तिरंगा वाला लहंगा बिल्कुल तैयार है। इसमें तिरंगे के हर रंग की खूबसूरती है और तेरे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिला। राधा ने दीदी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आई। उसने जब पहली बार उस लहंगे को पहना तो उसे लगा कि वो कोई परी हो। लहंगे की हर सिलाई में तिरंगे की गरिमा झलक रही थी। स्वतंत्र दिवस के दिन जब राधा स्कूल पहुंची तो उसके तिरंगे वाले लहंगे को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया और उसकी तारीफ की। राधा, तुम्हारा ये प्रयास दिखाता है कि देशभक्ति कपड़ों में नहीं बल्कि दिल में होती है। लेकिन तुमने जिस तरह से अपने कपड़ों में तिरंगे को सजाया है वो हमारी आजादी की याद दिलाता है। राधा के चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सपने उसे किसी भी कठिनाई से पार करा सकते हैं। मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। अब मैं जानती हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे दिल में सच्ची लगन और जज्बा हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सभी बच्चों और टीचर्स ने तालियों से राधा का स्वागत किया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अपने पिता और माँ को देखा जो दूर से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी ने गरीबी को पार कर अपने सपने को पूरा किया। और इस तरह राधा का तिरंगा वाला लहंगा न केवल एक कपड़ा बना बल्कि उसकी मेहनत, लगन और देशभक्ति की पहचान भी। मालती एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी। इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बनी एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का होता था। इस वजह से मालती सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। मालती जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी आरोही भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं क्लास में अर्पिता नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही आरोही का मजाक उड़ाती रहती थी।
ओए आरोही सुन, तो इस बार 26 जनवरी पर क्या पहनने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 26 जनवरी की ड्रेस तैयार करवाई है। मैं तो वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे के लहंगे में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ। उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे का लहंगा, पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई लहंगा खरीद सके। चल अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तो आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पर पानी गिर गया है। अच्छा मैं पोछा लेकर आती हूँ। अरे पोछे का क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबी बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना। फालतू में लंबी बाल लेकर घूमती रहती है। अर्पिता आरोही के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं ले जाएंगी और अकेले ही सारे स्कूल का काम करेंगी। इसलिए आरोही चुप हो जाती है। 26 जनवरी से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। आरोही के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। आरोही, मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना, वहाँ पर भी सब गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? अरे मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखी है, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ, फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। आरोही बहुत खुश होती है। फिर मालती अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से आरोही के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। आरोही 26 जनवरी के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। फिर मालती उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहनकर आए थे। आरोही का लहंगा भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। अर्पिता और उसकी सभी सहेलियां आरोही के लहंगे को देख रही थीं। अरे मालती, तुमने तो आरोही को बहुत सुंदर लहंगा पहनाया है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 26 जनवरी का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहनकर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा और साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। आरोही बहुत प्यारी लग रही है। अरे आरोही, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ आरोही, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। आरोही सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। आरोही को स्टेज पर जाता देखकर अर्पिता जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें आरोही को फर्स्ट प्राइज मिलता है। फिर आरोही अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। तभी अर्पिता अपनी सहेली के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और उसने आरोही का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये फर्स्ट प्राइज मेरी फ्रेंड रश्मि का था। रश्मि, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक से अर्पिता का पैर फिसल जाता है और वो खिड़की के साथ में बने छज्जे से लटककर नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी।
अर्पिता घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। आरोही अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और अर्पिता उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे आरोही अर्पिता को ऊपर खींचने लगती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर अर्पिता ऊपर आ जाती है। तभी शोर सुनकर सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह मालती, तुम्हारी बेटी आरोही तो बहुत बहादुर है। इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की स्टूडेंट अर्पिता की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, बाहर हॉल में फंक्शन चल रहा है, सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। आरोही चलो तुम भी हमारे साथ चलो, आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है, तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर आरोही हॉल में आ जाती है। वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति के गीतों पर डांस करती है। अर्पिता भी आरोही को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। आरोही भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। आरोही देखती है कि सब बच्चों के साथ आज अर्पिता भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को आरोही अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन आरोही ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख मालती बहुत खुश थी। अब अर्पिता भी आरोही की अच्छी सहेली बन गई। प्रीति 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। सारी टीचर्स उसकी तारीफ किया करती थी। प्रीति स्कूल से घर जाकर बाजार में पतंग बेचा करती थी। प्रीति बहुत ही मेहनती लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह प्रीति स्कूल जा रही थी। तभी उसकी सहेली जो कि उसी की क्लास में थी, जिसका नाम अमायरा था, वो प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति, तू बाजार में पतंग बेचती है क्या? मैंने कल तुझे बाजार में देखा था। तू बाजार में बैठकर बोल रही थी 10 वाला पतंग ले लो, 5 वाला पतंग ले लो। हाँ मायरा, मैं बाजार में पतंग बेचा करती हूँ क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बस मेरी माँ और मैं ही है। मेरी माँ घर में सिलाई का काम करती है और मैं बाजार में कभी पतंग बेचती हूँ तो कभी सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। सच्ची में तो इतनी गरीब है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि शायद मेरी फ्रेंड हमारे लेवल के हिसाब से है, लेकिन तू तो गरीब निकली। तुझे ना अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो जाए तेरी वजह से। सब लोगों को पता चलेगा कि अमायरा की फ्रेंड गरीब है और वो बाजार में पतंग बेचती है तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। ऐसी बात नहीं है अमायरा, गरीब और अमीर होना तो किस्मत की बात है। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। ये तो लोगों का अपना अपना सोचना है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं और अमीर लोग अच्छे होते हैं। अरे बस बस, मुझे अब तुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी नकली दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी गरीबी देखकर दोस्ती तोड़ दे। दोनों स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में उनकी क्लास टीचर मेघा सभी बच्चों को बोलती हैं, देखो बच्चों, आज से 14 दिन बाद हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को मिलजुल कर अपना अपना योगदान देना होगा। जैसे कि जिसको डांस आता है वो डांस करेंगे, जिसको पोयम सुनाना हो या गाना सुनाना हो या एक्टिंग करनी हो वो करेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जिन बच्चों को सेलेक्ट करूंगी वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना एक्ट तैयार कर लेंगे। ओके,
मेघा टीचर सभी बच्चों को जोड़ियों में बांट देती है, तो वहीं मेघा प्रीति और अमायरा को भी एक साथ कर देती है। ये देखकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर से कहती है, मैम मुझे प्रीति के साथ कोई डांस वगैरह नहीं करना, मुझे किसी और के साथ करना है। इसके साथ अब मेरी लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों अब दोस्त नहीं हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रीति तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने तो लड़ाई नहीं की होगी। तो अमायरा तुम ही बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मैम वो आपको पता है, ये प्रीति ना बहुत गरीब है, ये बाजार में पतंग बेचती है। अब ऐसे लोगों के साथ कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा? अब तो आप भी इसे नहीं पढ़ाओगी, मुझे पता है, देखना। ओ माय गॉड, तुम अभी इतनी छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में कितनी घटिया बात अभी से आ रही है। देखो बच्चों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इस संसार में ऊपर वाले ने सबको बराबरी का दर्जा देकर भेजा है। ये तो लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि लोगों ने जात पात अमीरी गरीबी ना जाने क्या क्या बना दिया है, और जो चीज ऊपर वाले ने नहीं बनाई है उसे हमें मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाकर भेजा है। अमीर की बॉडी में भी लाल खून है और गरीब की बॉडी में भी लाल खून है, तो फर्क क्या रह गया इसमें? अब बताओ मुझे। मैम मैंने टीवी में देखा था, गरीब लोग बहुत बेकार होते हैं और मेरे घर में तो हम लोग अपनी नौकरानी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की है। बच्चे घर ही से तो सीखते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति के साथ ही परफॉर्म करो। तुम्हें गाना सुनाना हो या डांस करना हो, जो भी करना हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों चूज कर लेना। और हाँ, दूसरी चीज, उस दिन तुम दोनों को सुंदर सा लहंगा पहन के आना है। ना चाहते हुए भी अमायरा को प्रीति के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दोनों सहेलियां मिलकर अपना एक डांस तैयार कर लेती हैं। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा था। अमायरा अपने माता पिता से कहकर अपने लिए बहुत महंगा लहंगा खरीद लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ 26 तारीख को स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें मुझे ना एक अच्छा सा लहंगा पहनना है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दोगी क्या? बेटी तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझे खुद मार्केट लेकर जाऊंगी और वहाँ से तुझे सुंदर सा लहंगा दिलवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे बाजार वाला लहंगा नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के हाथों का बना हुआ लहंगा चाहिए। तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देना ना, मैं वही पहनकर डांस करूँगी। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी के लिए मैं तेरे लिए एक तिरंगे वाला लहंगा बनाऊंगी जिसमें तीनों रंगों का प्रतीक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा ही लहंगा तैयार कर देना। ऐसे ही 26 जनवरी वाले दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। प्रीति भी स्कूल में आ जाती है। प्रीति को देखकर अमायरा बहुत हंसती है और कहती है, ये कौन सा लहंगा पहन लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को तूने अपने शरीर पर लपेट लिया हो। सच में मेरे साथ डांस करेगी ना तो सिर्फ लोग मुझे ही देखेंगे, तुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई बात नहीं अमायरा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब तुझे देखेंगे। और वैसे भी मैं जीतूं या हारूं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। चल हट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। मुझे ना तुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेघा मैम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। अमायरा स्टेज पर जाते ही पब्लिक को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अमायरा से डांस नहीं हो पाता। लेकिन वही प्रीति पूरी हिम्मत के साथ अपना पूरा डांस कंप्लीट करती है। सभी लोगों को प्रीति का डांस बहुत अच्छा लगता है।
आखिरकार अंत में प्रीति को बहुत अच्छे गिफ्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी की जाती है। साथ ही उसके तिरंगे वाले लहंगे की भी बहुत तारीफ होती है। तभी प्रीति अपने हाथ में गिफ्ट लिए अपनी फ्रेंड अमायरा को बुलाती है और कहती है, ये जितने भी गिफ्ट है ना, इन सब की असली हकदार मैं अकेली नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड अमायरा भी है। अमायरा ने मेरे साथ मिलकर डांस किया और बहुत प्रैक्टिस की और मुझे तो डांस भी नहीं आता था। ये सब डांस मुझे अमायरा ने ही सिखाया है, इसलिए इस गिफ्ट की असली हकदार अमायरा है। अभी अमायरा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अमायरा बेस्ट डांसर है, तो ये गिफ्ट भी मैं अमायरा को ही देना चाहूँगी। अमायरा, तुम इसकी असली हकदार हो। मैं आज सबके सामने प्रीति से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रीति को गरीब कहकर बुलाया करती थी। मैं इसका बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे इसका इतना बड़ा दिल देखकर समझ आ गया है कि अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता। इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है। इस तरह अमायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं। प्रीति 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। सारी टीचर्स उसकी तारीफ किया करती थी। प्रीति स्कूल से घर जाकर बाजार में पतंग बेचा करती थी। प्रीति बहुत ही मेहनती लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह प्रीति स्कूल जा रही थी, तभी उसकी सहेली जो कि उसी की क्लास में थी, जिसका नाम अमायरा था, वो प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति, तू बाजार में पतंग बेचती है क्या? मैंने कल तुझे बाजार में देखा था। तू बाजार में बैठकर बोल रही थी, 10 वाला पतंग ले लो, 5 वाला पतंग ले लो। हाँ मायरा, मैं बाजार में पतंग बेचा करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बस मेरी माँ और मैं ही है। मेरी माँ घर में सिलाई का काम करती है और मैं बाजार में कभी पतंग बेचती हूँ तो कभी सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। सच्ची में तो इतनी गरीब है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि शायद मेरी फ्रेंड हमारे लेवल के हिसाब से है, लेकिन तू तो गरीब निकली। तुझे ना अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो जाए तेरी वजह से। सब लोगों को पता चलेगा कि अमायरा की फ्रेंड गरीब है और वो बाजार में पतंग बेचती है, तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। ऐसी बात नहीं है अमायरा, गरीब और अमीर होना तो किस्मत की बात है। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। ये तो लोगों का अपना अपना सोचना है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं और अमीर लोग अच्छे होते हैं। अरे बस, मुझे अब तुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी नकली दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी गरीबी देखकर दोस्ती तोड़ दे। दोनों स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में उनकी क्लास टीचर मेघा सभी बच्चों को बोलती हैं, देखो बच्चों, आज से 14 दिन बाद हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को मिलजुल कर अपना अपना योगदान देना होगा। जैसे कि जिसको डांस आता है वो डांस करेंगे, जिसको पोयम सुनाना हो या गाना सुनाना हो या एक्टिंग करनी हो वो करेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जिन बच्चों को सेलेक्ट करूंगी वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना एक्ट तैयार कर लेंगे। ओके? मेघा टीचर सभी बच्चों को जोड़ियों में बांट देती है, तो वही मेघा प्रीति और अमायरा को भी एक साथ कर देती है। ये देखकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर से कहती है, मैम, मुझे प्रीति के साथ कोई डांस वगैरह नहीं करना, मुझे किसी और के साथ करना है। इसके साथ अब मेरी लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों अब दोस्त नहीं हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रीति तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने तो लड़ाई नहीं की होगी। तो अमायरा, तुम ही बताओ, तुमने ऐसा क्या किया?
मैम, वो आपको पता है ये प्रीति ना बहुत गरीब है। ये बाजार में पतंग बेचती है। अब ऐसे लोगों के साथ कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा। अब तो आप भी इसे नहीं पढ़ाओगी, मुझे पता है, देखना। ओ माय गॉड, तुम अभी इतनी छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में कितनी घटिया बात अभी से आ रही है। देखो बच्चों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। इस संसार में ऊपर वाले ने सबको बराबरी का दर्जा देकर भेजा है। ये तो लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि लोगों ने जात पात, अमीरी गरीबी ना जाने क्या क्या बना दिया है, और जो चीज ऊपर वाले ने नहीं बनाई है उसे हमें मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाकर भेजा है। अमीर की बॉडी में भी लाल खून है और गरीब की बॉडी में भी लाल खून है, तो फर्क क्या रह गया इसमें? अब बताओ मुझे। मैम, मैंने टीवी में देखा था गरीब लोग बहुत बेकार होते हैं, और मेरे घर में तो हम लोग अपनी नौकरानी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की है। बच्चे घर ही से तो सीखते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति के साथ ही परफॉर्म करो। तुम्हें गाना सुनाना हो या डांस करना हो, जो भी करना हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों चूज कर लेना। और हाँ, दूसरी चीज, उस दिन तुम दोनों को सुंदर सा लहंगा पहन के आना है। ना चाहते हुए भी अमायरा को प्रीति के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दोनों सहेलियां मिलकर अपना एक डांस तैयार कर लेती हैं। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा था। अमायरा अपने माता पिता से कहकर अपने लिए बहुत महंगा लहंगा खरीद लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, 26 तारीख को स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें मुझे ना एक अच्छा सा लहंगा पहनना है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दोगी क्या? बेटी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझे खुद मार्केट लेकर जाऊंगी और वहाँ से तुझे सुंदर सा लहंगा दिलवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे बाजार वाला लहंगा नहीं चाहिए। मुझे अपनी माँ के हाथों का बना हुआ लहंगा चाहिए। तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देना ना, मैं वही पहनकर डांस करूँगी। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी के लिए मैं तेरे लिए एक तिरंगे वाला लहंगा बनाऊंगी जिसमें तीनों रंगों का प्रतीक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा ही लहंगा तैयार कर देना। ऐसे ही 26 जनवरी वाले दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। प्रीति भी स्कूल में आ जाती है। प्रीति को देखकर अमायरा बहुत हंसती है और कहती है, ये कौन सा लहंगा पहन लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को तूने अपने शरीर पर लपेट लिया हो। सच में मेरे साथ डांस करेगी ना तो सिर्फ लोग मुझे ही देखेंगे, तुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई बात नहीं अमायरा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब तुझे देखेंगे। और वैसे भी मैं जीतूं या हारूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। चल हट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। मुझे ना तुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेघा मैम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। अमायरा स्टेज पर जाते ही पब्लिक को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अमायरा से डांस नहीं हो पाता। लेकिन वही प्रीति पूरी हिम्मत के साथ अपना पूरा डांस कंप्लीट करती है। सभी लोगों को प्रीति का डांस बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार अंत में प्रीति को बहुत अच्छे गिफ्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी की जाती है। साथ ही उसके तिरंगे वाले लहंगे की भी बहुत तारीफ होती है। तभी प्रीति अपने हाथ में गिफ्ट लिए अपनी फ्रेंड अमायरा को बुलाती है और कहती है, ये जितने भी गिफ्ट है ना, इन सब की असली हकदार मैं अकेली नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड अमायरा भी है। अमायरा ने मेरे साथ मिलकर डांस किया और बहुत प्रैक्टिस की और मुझे तो डांस भी नहीं आता था। ये सब डांस मुझे अमायरा ने ही सिखाया है, इसलिए इस गिफ्ट की असली हकदार अमायरा है।
अभी अमायरा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अमायरा बेस्ट डांसर है, तो ये गिफ्ट भी मैं अमायरा को ही देना चाहूँगी। अमायरा, तुम इसकी असली हकदार हो। मैं आज सबके सामने प्रीति से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रीति को गरीब गरीब कहकर बुलाया करती थी। मैं इसका बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे इसका इतना बड़ा दिल देखकर समझ आ गया है कि अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता, इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है। इस तरह अमायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं। जोधपुर गांव के स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी बच्चे ध्यान दें, इस स्वतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत खास है, क्योंकि स्वतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सुरभि बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गयी, सुरभि घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी से जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ही कंपटीशन जीत गया तो फिर? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सुरभि अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है स्वतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। आप मुझे शहर से बढ़िया वाली ड्रेस दिलवा दो ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊं। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। हम आज ही शहर चलेंगे। इधर सुरभि अपने माता पिता के साथ एक महंगी सी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी स्वरा भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं है। सुरभि कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? स्वरा, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम झलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो या तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो। एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। फिर कुछ सोचने के बाद स्वरा की माँ अनीता बोली, स्वरा, मुझे समझ आ गया कि तुम स्वतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा, चोली और चुन्नी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं। मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की कमला भाभी के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। अनीता ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा, चोली और चुन्नी तैयार कर दी। कंपटीशन का दिन आ जाता है। सुरभि ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग पोशाक में नजर आ रहे थे। अचानक स्वरा प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती हुई उसकी पोशाक बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग स्वरा को देख रहे थे। स्वरा की पोशाक सबसे अलग थी।
अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार स्वरा को ही जाता है। स्वरा की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है और आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। स्वरा, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, स्वरा ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है, इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का दूसरा पुरस्कार सुरभि को दिया जाएगा और तीसरा पुरस्कार काजल को। सुरभि बहुत खुश होती है और वो स्वरा की भी प्रशंसा करती है। स्वरा खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। ये सब स्वरा की जीत नहीं थी बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम तकलीफों और परेशानियों के बावजूद बड़े सपने देखता है। स्वरा और सुरभि अपने अपने घर जाती है। स्वरा के माँ बाप बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उधर सुरभि भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सुरभि के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं। गरीब गीता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसे ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। गीता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रवीना अंदर आती है। कैसी हो गीता? मैं अच्छी हूँ रवीना जी। ये लो, कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ। ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रवीना जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। आप बस अपना नाप दे दीजिए। गीता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। वैसे तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। दीपिका और गरिमा स्कूल गई हैं और रिंकी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गीता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वो तड़के सुबह उठकर पहले घर का काम निपटाती है और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती है। फिर एक दिन रिंकी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी फोड़ूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। दीपिका, गरिमा, तुम दोनों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहे हैं। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना बस। समय गुजरता है। अब दिवाली आने ही वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी गीता से कपड़े सिलवाने नहीं आता।
गीता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति अनुज आंगन में बैठा मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है गीता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी। मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े ही नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली में नए लहंगे दिलाऊंगी। अब पता नहीं मैं अपनी तीनों बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो गीता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। अनुज अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए हैं, हम कब चलेंगे? तभी अनुज दिए बेचकर घर आ जाता है। ये लो गीता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 700 के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली के लिए लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? मगर मैं इन बच्चों को बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर वो गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लगा हुआ देखकर दीपिका वहीं रुक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है, मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना, अंदर चलते हैं। गीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस बाहर लगे लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 8000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर गरिमा कहती है, अंकल ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिकारन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में गरिमा को धक्का मार देता है, फिर धक्के मार मार कर उसे दुकान के बाहर गिरा देता है। तभी गीता और उसकी दोनों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। गरिमा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? अरे माँ, इसे तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं और मारूं? गरीब कहीं के, वैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देख के गुस्से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी रिंकी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, अब हम तीनों को दिवाली के लिए लहंगे नहीं चाहिए, हमें मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब हैं, है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम तीनों को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की रिंकी की समझदारी भरी बातें गीता का दिल कचोटने लगती है। वो अपनी साड़ी फाड़कर गरिमा की चोट पर बांधकर तीनों को घर वापस ले आती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार देखती हैं। दीपिका, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली की लगी बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाकर बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो
और इसके साथ का मैचिंग लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी गीता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी तीनों बेटियों के लिए दिवाली का लहंगा खुद बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये हरे रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी। जी अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए गीता घर वापस आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जागकर लहंगा सिलती है और भरी आँखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वो लहंगा गरिमा को दे देती है। गरिमा, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे भी लहंगा पहनना है और मुझे भी लहंगा ही चाहिए। बस दिवाली में आज का ही दिन बचा है। मुझे तुम दोनों के लिए दिवाली का लहंगा आज ही सिलना होगा। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी तीनों बेटियों की है। रिंकी, ये लो पैसे और जाकर गेंदे के फूल ले आओ। फिर गरीब दर्जी गीता अपनी बाकी की दोनों बेटियों की पसंद का दिवाली का लहंगा सिलने बैठ जाती है। वहीं उसकी तीनों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराती बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती हैं। वो आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। दीपिका दीदी, देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं गरिमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियाँ हैं। हम हल्दी और आटे से फूलों वाली रंगोली बनाएंगे। तीनों साथ में आंगन में रंगोली बनाती है और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियाँ उसके हाथों से सिले हुए सुंदर लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर और आंगन हर जगह रखकर सजाती हैं। देखो, हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बाबा? हाँ मेरी बच्चियाँ, ये दिए तेल बाती से भरकर जल रहे हैं। और मेरी तीनों बच्चियाँ, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली के लहंगे में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी गीता अपनी तीनों बेटियों और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और तीनों को पटाखे का एक डब्बा देती है। इस तरह उस गरीब दर्जी माँ और तीनों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है।